1 मिनट का टाइम लो, बस 1 मिनट में हो जाना चाहिए। 1 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? जो फंक्शन दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, दिस इज माइनस ऑफ x mod of x दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करते हो, मॉड को ब्रेक कर लो सबसे पहले। दो पॉसिबिलिटीज हुई, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और दूसरी पॉसिबिलिटी है x लेस देन बाय 0, राइट। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x लेस देन बाय 0 के लिए क्या बन जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब बेटा इस वाली वैल्यू को y मान लो, मैंने तुम्हें बताया इनवर्स निकालना, बस वही वाला फॉर्मेट है। इसको y मान लेते हैं और दोनों बार इक्वेट कर लेते हैं। जब मैं सपोज फर्स्ट के साथ इक्वेट करता हूं तो कितना मिल जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज माइनस वाई दिस प्लस माइनस वाई दिस इंटू एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहां से मुझे कितना मिल गया, दिस इंप्लाइज इन टर्म्स ऑफ y देख रहे हैं अपन, ठीक है। This implies minus y this divided by 1 plus y, that value is equal to x square. x कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो किस साइन के साथ ले लोगे, पॉजिटिव साइन के साथ ले लोगे। तो ये आ गया प्लस का माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई, राइट। समझ में आ रही है सबको बात इतनी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू अपने को मिली, ऑब्वियसली रूट के अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो अपन क्या लिखेंगे इसे, y इज इक्वल टू, दिस इज सॉरी x is equal to f inverse y, है ना, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 सॉरी माइनस ऑफ y अपॉन 1 प्लस y। ये कब, जब आपका y ग्रेटर देन बाय 0, और जब y नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में क्या बोल देंगे, दिस इज y अपॉन 1 प्लस y, दिस इज y लेस देन बाय 0। बच्चों ये बात सबको समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी बेटा बोलना। नो सर। लेकिन यहाँ पे साइन मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा बिकॉज y नेगेटिव है ना, सेकंड वाले सिचुएशन पे, राइट। ये दो कहानियां बन गई, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, यहाँ पे y नेगेटिव और यहाँ पे y पॉजिटिव। देखो इसको देखते हुए चल रहे हैं सब लोग, ठीक है। ये दो सिचुएशंस बन गई, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, और ये दो वैल्यूज मुझे मिल गई, इनको फिर से एफ इनवर्स x की फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर देखते हैं फंक्शन कौन सा बन रहा है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहला तो मिल गया कितना, रूट माइनस वाई दिस डिवाइडेड बाय सॉरी एक्स दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, जब आपका x नेगेटिव, और दूसरा क्या मिल गया, माइनस ऑफ रूट x अपॉन 1 प्लस एक्स व्हेन दिस x इज ग्रेटर देन बाय 0। दो सिचुएशंस बन गई ऐसी। क्या लगता है तुम्हें कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बताओ बेटा। अब सिंप्लीफाई करना है ऑप्शंस को देखते हुए। फर्स्ट ऑप्शन। सोच लो यार फिर से एक बार, यहां बाहर भी माइनस साइन है। ये तो पता चल रहा है कि चलो भाई मॉड एक्स बनना है। मैं एक बार प्रॉपर कैलकुलेट भी कर लेता हूं, मैंने दूसरा शायद कैलकुलेट किया नहीं, कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है इसमें। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखते हैं बेटा, तो यहां से आ रहा है y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई आ रहा है, ओके। तो 1 माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन है। अब समझ लो बेटा, अब बताओ क्या बोलोगे। तो ये तो वैल्यू जो मुझे मिली ऊपर वाली, इन दोनों से अपन माइनस साइन तो बाहर कॉमन ले लेते हैं, जो माइनस आ रहा है, ठीक है। ये वाला माइनस माइनस बाहर निकालोगे तो क्या चीज निकल के आएगी, देखो दोनों से, भाई सोच के बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट।
सिग्नम ऑफ एक्स होता क्या है, बस इस बात को ध्यान दो। सिग्नम ऑफ एक्स का वैल्यू होता है दिस इज इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन बाई सॉरी लेस देन बाई 0 एंड दिस इज +1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन बाई 0। यही तो वैल्यू होती है बेटा, है ना? तो मेरे पास कुछ उसी टाइप की टर्म है, थोड़ा गौर से देखो और बताओ मुझे क्या बोलोगे। हाँ जी बच्चों, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज माइनस ऑफ सिग्नम एक्स, राइट? माइनस ऑफ सिग्नम x and this is square root of mod of x this divided by 1 minus mod of x। समझ में आई बात? बताना बेटा, हाँ या ना? उधर तो 1 + x है ना डिनोमिनेटर में। हाँ बेटा, x। तो लेकिन तू यहाँ देखना x कैसा है, नेगेटिव है, तो mod x का वैल्यू कितना आता है? -x आता है अगर x नेगेटिव हो। तो यहाँ जो प्लस साइन है वो कैसे आया? माइनस ऑफ -x आया ना, यस सर, यस सर। ठीक है? तो ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है दिस इज माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ x एंड स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ x। कौन सा ऑप्शन? नन ऑफ दी अबव इज करेक्ट ऑप्शन। पहले सेकंड ऑप्शन में सिर्फ एक चीज जो छूट रही है हमारे पास, नेगेटिव साइन, राइट? ये आ गया। ओके बेटा, ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ। पीरियोडिसिटी तुम्हें थोड़ी बहुत पता ही होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी आंसर चाहिए भाई, 1 मिनट का क्वेश्चन है। साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट? बी है सर। पक्का? एलसीएम लेता है तू बेटा, एचसीएफ नहीं निकालता। मेरी बात शायद कुछ कुछ समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। अगर मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, गौर से देखो, तो जो पहला फंक्शन है दिस इज साइन पाई एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल, इसका जो पीरियड होगा कितना होगा? 2 पाई अपॉन एन फैक्टोरियल, जो कि कॉफिशिएंट होता है ना उससे हम डिवाइड कर देते हैं, राइट? और दिस माइनस सॉरी दिस कॉमा दूसरा जो फंक्शन है उसका पीरियड कितना आ गया? इसका पीरियड आ गया 2 पाई अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट? ये चीजें आ गई और इन दोनों का अपने को क्या लेना है? एलसीएम लेना है, ठीक है? तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, ये गए और मुझे वैल्यू मिल गई एलसीएम ऑफ 2 इंटू एन फैक्टोरियल और दूसरा आ रहा है कितना? माइनस सॉरी कॉमा 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा बेटा? this value is equal to 2 into n plus 1 factorial. So this is periodic function with the period 2 into n plus 1 factorial. That means none of the above is correct option, right? समझ में आई बात? हाँ या ना बताना। यस सर। वेरी गुड। कोई डाउट किसी को? पीरियोडिसिटी में अगर, हाँ वैसे मुझे याद है, मुझे पता है तुम लोगों को याद होंगी चीजें, अगर याद नहीं भी है एक बात ध्यान रखो कि पहली बात तो ये है, 2 पॉइंट इसमें आते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका पीरियड टी है बेटा, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है? टी है, ठीक है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि एफ ऑफ या ए टाइम्स एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी, मतलब फंक्शन को ए से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीफाई कर दिया उसकी रेंज को, और x को b के साथ मल्टीप्लाई किया मतलब स्केल कर दिया, और c का एडिशन कर दिया मतलब शिफ्ट कर दिया, तो भी उसके पीरियड पे चेंज आएगा। चेंज सिर्फ किससे आएगा? इस b से आएगा, ठीक है? तो इस फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा? इट्स पीरियड इज इक्वल टू t अपॉन मॉड ऑफ b, जिससे हमने x को स्केल किया उससे चेंज आता है। पहली कहानी ये। और दूसरी बात कि अगर हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन है फंक्शंस का, f1x प्लस c2f2x एंड सो ऑन, जितने भी बोलना चाहो, मैं 3 ले लेता हूं सपोज, t3f3x, पहले का पीरियड सपोज t1 है, दूसरे का पीरियड सपोज t2 है, और थर्ड का पीरियड सपोज t3 है, तो इस कंप्लीट का पीरियड कितना हो जाएगा? इसका पीरियड हो जाएगा t अपॉन सॉरी एलसीएम ऑफ t1 t2 एंड t3, राइट? ये वैल्यू आ गई। आई बात समझ में? अब सर बढ़ते हैं। एक बार मैग्निफिकेशन और स्केलिंग में जो मैग्निफिकेशन होता है वो एफ एक्स की वैल्यू को बढ़ाता है,
मैग्नीफाई करता है और स्केलिंग x की वैल्यू। हाँ बेटा, जैसे मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ भाई। अब ये मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ है ना? ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये तो था साइन एक्स का ग्राफ। अगर मुझे साइन 2x के ग्राफ को सोचना है तो क्या होगा? साइन 2x बोलते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसका पीरियड तो छोटा हो गया, तो मतलब ग्राफ कैसा हो गया? ये स्केलिंग कुछ इस तरीके की रही जो मैंने ये व्हाइट कलर से बनाई है। दिस इज साइन 2x, राइट? और अगर मैं बोलता और हूँ साइन, मैग्नीफाई कर दिया तो रेंज बढ़ जाएगी। रेंज बढ़ जाएगी। और अगर मैं बोलता हूँ सपोज साइन x/2 का ग्राफ देखना है तो बेटा वो कुछ ऐसे चलेगा, फिर वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा। ठीक है। चेंज किसके ऊपर आ रहा है? उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर आ रहा है ना, स्केल करने से ग्राफ में। यस सर। हाँ, और अगर मैं मैग्नीफाई करता हूं तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे बढ़ गया या तो ऐसे कम हो गया। जैसे मैंने पहले वाला ग्राफ ये मैंने बोला कि सपोज 2 sin x का है, और ये वाला ग्राफ जो छोटा वाला है वो किसका है? सपोज sin x/2 का है। बात समझ में आ रही है? तो ये मैग्नीफाई कर रहा है। सर साइन 2x। नहीं नहीं, sin x/2 ये दूसरा वाला बेटा, ये वाला। वैसे तेरे को यहाँ क्या हो गया, सब चीजें मिल गई ना। मैं इस अच्छा हाँ ठीक है आगे समझ। आगे समझ में बात। हाँ मैं हाँ। थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना? तो ये जो ग्राफ मुझे मिल रहा है sin x/2 का। ओके, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सोचो और बताओ, टाइम लो तुम। a माइनस लेफ्ट लिमिट की बात कर रहा है, बहुत सिंपल सा केस। ए स्क्वायर। कौन सा? सी ऑप्शन, राइट, बिल्कुल सही। और लोग बताओ भाई, ठीक है? सोचने का तरीका मतलब बहुत बेसिक वे है जिससे आप अप्रोच कर सकते हो। फर्स्ट वाले के ऊपर ही काम होना है, बाकी तो दोनों चीजें लगभग सेम ही है। आ देखो गया सर स्क्वायर। आ गया ना ए स्क्वायर? सेकंड वाली टर्म 0 हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखो तुम्हारी जो लिमिट है वो एक्स ए नेगेटिव को टेंड कर रही है। अगर एक्स ए नेगेटिव को टेंड कर रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एच है, उस एच का वैल्यू यूं बोल सकते हो कि इस एक्स की वैल्यू ए माइनस एच से लेके ए के बीच में लाई कर रही है। तो ये जो वैल्यू है वो ए से ऑब्वियसली छोटी वैल्यू है भाई। तो जो ए माइनस एच से लेके ए एक्स होगा, उस x अपॉन a का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देखूंगा तो फ्रैक्शन बन जाएगा नंबर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो डायरेक्टली 0 मिल जाएगी। बस अब तो आपने रखा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मॉड ऑफ x क्यूब दिस डिवाइडेड बाय a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन a इट्स होल पावर 3। सेकंड वाला तो अपना 0 हो ही चुका है। फर्स्ट वाले में जब रखोगे वैल्यू, मॉड लगा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है हमेशा, तो वो a माइनस एच या h टेंड्स टू 0 करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर दो। कितना हो जाएगा? दिस इज a क्यूब अपॉन a, दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आई बात समझ में? सी ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी बच्चों बताओ सब लोग, ठीक है? तो बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, n टू द पावर अल्फा साइन स्क्वायर एन फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1। जल्दी बताओ कौन सर सा? मॉड खोलेंगे, पिछले क्वेश्चन में तो माइनस ए स्क्वायर नहीं हो रहा था। बेटा देख ले एक बार, अगर तू मॉड खोलता भी फर्क क्या पड़ता, ए तो पॉजिटिव नंबर है। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। n टू द पावर अल्फा साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1। जल्दी बेटा। जीरो। 0 पक्का भाई? अल्फा फ्रैक्शनल है तो फिर हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। अब तो हो गया शायद। बहुत सिंपली सोच सकते हैं, देखो दो तीन चीजें ऐसे पकड़ लिया करो। अल्फा फ्रैक्शनल है बेटा, लेकिन नीचे वाला जो टर्म है ना उसको भी इग्नोर नहीं करना, उसको ऐसे लिख लो। तो जो तुम्हारे पास लिमिट आ रही है इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और ये मैंने लिख लिया n टू द पावर अल्फा माइनस 1, दिस इज साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल, ठीक है? एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन n। मतलब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ कि नीचे वाली टर्म जो ये वाली है 1 अपॉन 1 प्लस n, ये टर्म तो अप्रोच कर जा रही किसको? 0 को।
सॉरी 1 को, और जो ये वाली टर्म है बिकॉज अल्फा फ्रैक्शनल है तो अल्फा -1 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी अपने पास, है ना। तो नेगेटिव आ जाएगी तो इन्फिनिटी की नेगेटिव पावर वो वैल्यू भी कहाँ टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी। अब साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल के ऊपर बात आई n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अगर 0 से 1 के बीच में लाई करती तो ये 0 सॉरी मतलब इन्फिनिटी या इनफाइनाइट तो कभी नहीं हो सकता। साइन स्क्वायर इनफाइनाइट बोलोगे तो भाई रहेगा तो 0 से 1 के बीच में ही ना, बाउंडेड है उस रीजन में। तो ये फाइनाइट मिल गया, ये 0 मिल गया, नीचे 1 मिल गया, अल्टीमेटली मुझे वैल्यू कितनी मिल चुकी है, दिस इज 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, पहला, राइट बेटा, समझ में आई बात, बताना। यस सर। सर अगर साइन की वैल्यू 0 हो गई फिर नहीं कर पाएंगे। अगर साइन की वैल्यू 0 होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, नीचे तो 1 आ रहा है ना। हमें प्रॉब्लम तब होती है जब 0/0 फॉर्म होती है, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम है ना। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x इंटीग्रल c to y sin स्क्वायर t दिस इनटू dt, एंड दूसरा है x प्लस वाई से c e टू द पावर sin स्क्वायर t इंटू dt, दिस इज इक्वल टू। जल्दी सोचो और बताओ। कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा करो जिससे चीजें बन जाए। मैंने बोला ना कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा करो जिससे चीजें बन जाए। गौर से देखोगे तो ये बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0। सर 1/x को अंदर ले जाके पावर में डाल देंगे तो साइन स्क्वायर x/x ऐसा कुछ। पावर में कैसे डाल सकता है भाई तू, अच्छा तेरे ये पास e टू द पावर log x में। थोड़ी है हाँ ना। ठीक है। सर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके उसमें मतलब वही लिमिट्स की वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते? क्यों लेंदी लेके जाते हो बेटा, पहले में तो डायरेक्ट लिमिट लगेगी ही नहीं क्योंकि तो कांस्टेंट टर्म है x के रिस्पेक्ट में, है ना। दूसरे वाला वेरिएबल टर्म है, तो तुम ये देखो ना कि दोनों इंटीग्रल ऐड हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, देखो कैसे हो रहे हैं। ये y से c आया, e टू द पावर साइन स्क्वायर t बन गया, और दूसरा क्या बन गया, प्लस c से लेके x प्लस वाई, दिस इज e टू द पावर साइन स्क्वायर t दिस इनटू dt, ये बन गया बेटा, है ना। सही कह रहा हूं। अब तो दोनों क्लब हो गए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज इंटीग्रल y टू x प्लस वाई और e टू द पावर साइन स्क्वायर t दिस इनटू dt एंड दैट होल डिवाइडेड बाय x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 रखते हो तो 0/0 फॉर्म बन गई, यूज कर दो लॉपिटल रूल। आई बात समझ में भाई, x टेंड्स टू 0 रखने पे दोनों लिमिट सेम हो गए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रल की, y से लेके y, ठीक है। और नीचे भी एक्सटेंड कर रहा है 0 को, लॉपिटल अप्लाई किया बेटा, कितना बन जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, लेबनीज रूल फॉर डेरिवेटिव बताया था, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 इनटू फंक्शन पे पुट करनी अपर लिमिट साइन स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है। फिर माइनस में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0, अब मल्टीपल में जो भी आता है छोड़ो, क्या करना है चाहो तो पुट कर लो e टू द पावर साइन स्क्वायर वाई, है ना, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1। याद है ना सबको लेबनीज रूल, रूल क्या होता था, ये होता था कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ए एक्स टू बी एक्स, अगर लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स है, अंदर मैंने लिखा एफ टी इंटू डी टी जो इंटीग्रेंड है इसका, दिस वैल्यू इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स, अपर का डेरिवेटिव और फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट के ऊपर, एंड दिस माइनस डी ए अपॉन डी एक्स और फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे, राइट। तो अब देखो सेकंड टर्म 0 और x टेंड्स टू 0 पुट करते वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर साइन स्क्वायर y। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, पहला। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है, बोलना, ठीक है, यस सर। गुड। कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ तक किसी को, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, ये तो सेम ही आ गया, रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, if fx is equal to greatest integer of cos pi x when x is less than by 1 and mod of x minus 2, तो बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, पॉइंट्स दिए हुए ऑप्शंस में, जल्दी सोचो और बताओ।
हाँ जी बेटा। क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखता है? अपन इस fx को बेटा कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड। आपको देखना ही ऐसे है बेटा, इसको ना ओपन करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, डायरेक्टली ऑप्शंस पे क्लिक करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब अगर सपोज मैं बात करूं -1 पॉइंट की या +1 पॉइंट की, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो। किसी ने बोला सर ओपन करके दिखाई दो ना क्या होता है, ठीक है? तो तुम्हें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है कहाँ पे? इंटीजर पे, राइट? तो इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होता है, तो cos पाई x की वैल्यू इंटीजर कब मिलेगी? n कब मिलेगी? क्या क्या इंटीजर वैल्यू ले सकता है cos? या तो +1 ले सकता है या -1 ले सकता है। अब +1 या -1 इंटीजर वैल्यू जो है वो कब मिलेंगे बेटा? पाई सॉरी n ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे या इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो पाई x का वैल्यू क्या मिल गया? 2n, या डायरेक्टली n पाई लिख लेते हैं क्योंकि इसमें ऑड और इवन दोनों ही आ गए मेरे पास। तो x का वैल्यू कितना आ गया? n/2। इन पॉइंट पे मुझे डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी, इनके अलावा और कहीं नहीं मिलने वाली। अब तुम सर्च कर सकते हो, 1 से छोटी वैल्यूज के लिए देखना था। बट -1 पॉइंट पे क्या डिस्कंटिन्यूटी है? मैंने तुम्हें कुछ और भी बताई थी कहानी कि पीक कहाँ पे मिलता है, ग्राफ कैसे सोचते हैं अपन। देखो चलो चेक करते हैं। तो cos पाई x है, ठीक है, पहला वाला रीजन, वो हम चेक कर लेते हैं -1 तक, ठीक है, क्योंकि n/2 तक चल रहा है। तो अगर देखते हैं बेटा -1 से पहले, ठीक है, तो कहाँ कहाँ तक जाता है? क्या -1 पॉइंट आएगा इसमें? आएगा तो सही। ग्राफ cos पाई x का ये होता है, गौर से देखना एक बार। दिस इज द ग्राफ, ठीक है। ऐसी ग्राफ से बेटा जज कर सकते हो क्या क्या कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। मैं ज्यादा पॉइंट भी नहीं ले रहा हूं। ये 0.0, ये 0.5, ये वाला पॉइंट कितना मिल गया? 3/2, ये पॉइंट मिल गया 1। अब इधर तो सोचना नहीं पड़ेगा आई थिंक, क्यों? क्योंकि आपका जो फंक्शन दिया हुआ ना वो सिर्फ 1 तक दिया हुआ है, तो 1 तो जस्ट 1/2 और 3/2 के बीच में लाई करने वाला है, यहाँ पे कहीं पे 1 आएगा, है ना? और 1 के बाद कौन सा फंक्शन है? mod of x - 2, वो फिर देखते हैं आगे, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं ये पीक ऐसे पकड़ रहा है, ठीक है। 0 पॉइंट पे देखते हैं कितनी वैल्यू मिल रही है? 1 वैल्यू मिल रही है। तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी मिलेगी या डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगी? क्या बोलोगे बेटा? डिसकॉन्टिन्यूटी ना। गौर से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिख रहा हूं, यहाँ पे -12, यहाँ पे -3/2 और यहाँ पे -2, ठीक है, -1 सॉरी, हाँ 2, आई थिंक इतना ही आएगा, नहीं कितना आ रहा है वैल्यू? -12 -3/2 फिर उसके बाद -5/2, ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है। सो अब देखो बेटा क्या क्या चीजें बोल पाएंगे। मैंने पिक्चर सही बनाई है, एक बार देख लेना सब लोग। बोल रहा है कि इंटीजर कब कब होता है? n/2 पे, तो 1/2 के बाद कितना आएगा? 1 आएगा, सॉरी यहाँ तक आएगा, ये ग्राफ आएगा, ठीक है। रुको अभी, यहाँ -1/2, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे आएगा -3/2। अब ठीक है बेटा, पिक्चर ये बना। अब क्या करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देख लो। तो अगर मैं 0 से लेके -12 से लेके हाफ तक के बीच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बोलता तो 0 मुझे मिलने वाली है, क्योंकि ये वैल्यू 0 से 1 लाई करे। सिर्फ किस पॉइंट को छोड़ के? 0 पॉइंट को छोड़ के। 0 पॉइंट पे वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? 0 पे वैल्यू मिलेगी 1, राइट? पिक्चर समझ में आ रही होगी सबको? हाँ जी बेटा बताना, अरे भाई कुछ बोलो। Yes, sir. ठीक है, गुड। अब जब हम -3/2 से -12 के बीच में देखते हैं तो वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई कर रही है, और -1 से 0 तक के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। तो यहां से यहां तक जो पिक्चर मिली उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना मिल गया? -1।
फिर आए हाफ से लेके 1 तक के बीच में, फिर वैल्यू -1 से 0, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो कितनी मिलेगी? -1 मिलेगी। तो देखो बेटा -1 पे कॉन्टिन्यूटी है, 0 पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, हाफ पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो ये सीधे सीधे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस एट हाफ। सेकंड वाले फंक्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट के लिए जस्ट चेक करना पड़ेगा मुझे, उसके अलावा देखने की जरूरत नहीं है ना? तो ग्राफ बनाओ जरा, मॉड ऑफ x-2 का कैसा बनेगा? इसका जो पॉइंट आया वो 2 पॉइंट पे आएगा, है ना? तो यहाँ पे कहीं पे 2 पॉइंट है, ठीक है? और 2 पॉइंट पे वैल्यू कितनी ले रहा है फंक्शन, सॉरी मॉड ऑफ x-2, ये आएगा कुछ ऐसा। इसके बाद है ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ मुझे मिला, दिस वैल्यू, दिस ग्राफ इज ऑफ मॉड ऑफ x-2। तो देखो एक 1 पे भी डिसकंटिन्यूटी है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन गलत, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट 0। लास्ट ऑप्शन गलत, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो ये चीजें सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ग्राफिकली सोच सकते हो, ठीक है ना? फंक्शन प्रॉपर बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा ग्राफ बनाना है आपको, सर्च करना है किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी बन रही है, ठीक है? बड़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक Yes, है? sir. ओके, गुड। So next question is this: the function defined by fx is equal to -1 to the power greatest integer function of x cube, ठीक है, satisfies which of the following option? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? -1 to the power greatest integer function of x cube दिया हुआ है बेटा, जल्दी सोचो और बताओ। क्या निकला, कौन सा करेक्ट? सर ए आ रहा है, लेकिन हाँ। एफ डैश एक्स नहीं पता कैसे निकालेंगे। जरूरत ही नहीं है बेटा निकालने की, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा देख, हो गया तो ए ऑप्शन करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है। कि कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस होगा इन पॉइंट पे, इसलिए होगा बिकॉज तुम्हें पता है ना, बार बार बोल चुका हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब डिसकंटिन्यूअस होगा एट इंटीजर। और दूसरी कहानी कि ये वैल्यू भी क्या गिवन करता है, इंटीजर ही देता है ना? वैल्यू भी क्या गिवन करता है, इंटीजर ही देता है। तो अगर एक्स क्यूब की वैल्यू मैं इंटीजर रखता हूँ, सपोज n रख दिया, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, n टू दी पावर 1/3 मिल गई। और जो ये इंटीजर वैल्यू आ रही है बेटा, इन इंटीजर वैल्यू के लिए जो अपना फंक्शन अपनी वैल्यू गिवन करेगा fx, वो क्या दे देगा, -1 टू दी पावर n दे देगा, है ना? बिकॉज एक्स क्यूब इज इक्वल टू n इंटीजर है। -1 टू दी पावर n का वैल्यू +-1 मिलेगा। +-1, अब तो तुम समझ रहे होंगे सब लोग कि अगर मैं ग्राफ भी बनाता हूँ इसका, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 1 टू दी पावर 1/3, फिर 2 टू दी पावर 1/3, ठीक है, ऐसे ही 3 टू दी पावर 1/3, 4 टू दी पावर 1/3, ऐसे नंबर्स अपने को मिलते चले जा रहे हैं। इन नंबर्स पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। 0 से 1 के बीच की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 टू दी पावर 0, तो वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 1 मिलेगी। तो यहाँ ग्राफ 1, यहाँ ग्राफ कितना, -1। आई बात समझ में, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ -1, तो ये डिसकंटिन्यूअस है हर जगह, राइट? इन पॉइंट्स को छोड़ दे तो इसके अलावा डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। तो अब जरा देखो कि अगर अब -1 से लेके 1 चलते तो क्या डेरिवेटिव हर जगह 0 होता? बोलोगे नहीं होता। सिर्फ कहां पे प्रॉब्लम आती, 0 पॉइंट पे प्रॉब्लम आती, बिकॉज वहां पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, राइट? आई बात समझ में, बताना बेटा। तो दिस थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। हाँ जी बच्चों बोलो, कोई डाउट? No, sir. सर एक और बार बता दो। देखो बेटा, जो फंक्शन बना वो बना -1 टू दी पावर n +-1, ये बात तो समझ में आई, यस ठीक है? सर। पहले तो ये बात हुई। अब तुझे पता है कि डिसकंटिन्यूटी मिलनी है इंटीजर्स पे, और इंटीजर कब वैल्यू मिल रही है, जब x टू दी पावर, सॉरी x इक्वल टू n टू दी पावर 1/3 हो रहा है।
और ये जो फंक्शन है ये देगा भी इंटीजर वैल्यू, क्या दे सकता है सिर्फ +1 और -1, तो इंटीजर्स के बीच में तो वैल्यू चेंज हो रही है ना, जैसे यहाँ पे आ गया -2⁻⁴ फिर यहाँ पे आ गया -3⁻⁴ एंड सो ऑन। तो तूने देखा कि -1 से 0 के बीच में वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, -1 ही तो आएगी, है ना। Yes, 0 से sir. 1 के बीच में कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तुम जस्ट ऐसे सोचते चले जाओ, आनी +1 -1 ही, अब उसके बाद तो जस्ट कंटिन्यू करते चले जाओ ग्राफ को, +1 फिर -1 एंड सो ऑन। अब तुमसे थर्ड ऑप्शन में बोला कि -1 से लेके 1 तक हर एक पॉइंट के लिए डेरिवेटिव 0 हो रहा है, बट बीच में 0 भी तो आ रहा है, 0 पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस है, वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब बोलते हैं f3/2 इज इक्वल टू 1, क्या लगता है तुम्हें f3/2 1 होगा या नहीं होगा, 3/2 किस रीजन में लाई करेगा? हाँ जी बेटा बोलो। -1 आ रहा है. -1 -1 आएगी वैल्यू। -1 आएगी वैल्यू, वेरी गुड, समझ रहे हो ना, इसे पिक्चर के थ्रू सोच सकते हो बेटा, बस। चलो बढ़े आगे, ये भी गलत, खैर नन ऑफ दिस तो गलत हो गई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आ गया, जल्दी सोचो और बताओ। इतनी बड़ी लेंथ देख के डरना मत क्वेश्चन की, क्वेश्चन बहुत इजी है। मैंने बोला है जब भी ऐसा प्रॉब्लम मिले पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद सब कुछ समझ जाते हैं कि क्या बनना है। ठीक है परेशान सिर्फ मॉड कर रहा है, तो भाई साहब मॉड को हटाने की कोशिश करो। मैंने बोला ना मॉड को हटाने की कोशिश करो, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज नहीं आई होगी। मैं बोला कि दैट n बिलोंग्स टू r, जरा इसको देखते हुए चलना, और n बिलोंग्स टू r तो n की रेंज को बेटा चेंज करो। उसके बारे में क्या सोच सकते हो? बट मुझे जो लगता है ना, यहाँ पे n बिलोंग्स टू r पॉजिटिव बोलना चाहिए बेटा, ठीक है, ये आप भी लिख लो, n बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो साइन की पावर, साइन x का पावर -1 अगर मैंने कर दिया तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/sin x, वो तो बेटा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो डायरेक्टली है ही। तो इसको आप r पॉजिटिव लेते हुए चलना, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, जो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n बिलोंग्स टू r, दिस इज n बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। अब सोच लो r पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर की बात अपन कर रहे हैं, तो जब पॉजिटिव रियल नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं तो हमारे दो केसेस मिल गए कि n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो और n का वैल्यू 1 से बड़ा हो। आपने बोला सर क्यों, इससे क्या फर्क पड़ा? अगर देखो बेटा, अगर मैं sin x का ग्राफ बनाता हूं और फिर कंपेयर करता हूं दोनों को, फंक्शंस को, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, ठीक है, ये ग्राफ बना दिया, राइट। अब अगर sin टू दी पावर nx का ग्राफ बनाओ जिसमें n का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि भाई साहब ये फ्रैक्शन है, ऐसा है ना। फिर ऐसे फ्रैक्शन की पावर बढ़ाने पे क्या होता है, वैल्यूज और छोटी होती है। समझ में मेरी बात आ रही कि नहीं आ रही बेटा, बताना। हाँ जी बच्चों बोलो, ठीक है। ऐसी पिक्चर मुझे कुछ मिलेगी। ये तो हुआ किसका, जो मैंने स्काई ब्लू कलर से बनाया ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, sin टू दी पावर nx व्हेन दिस n इज ग्रेटर देन बाय 1, ठीक है। ये ग्रीन वाला ग्राफ किसका है, sin x का है। कंपेयर ऐसे करना, और जब n की वैल्यू फ्रैक्शन होती है 0 से लेके 1 के बीच में, तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, मतलब थोड़ा वैल्यू बड़ी होंगी, ये इस तरीके से। प्रॉपर पिक्चर तो नहीं बना पा रहा हूं, ऐसे थोड़ा समझ लो, ठीक है। विजिबल चीजें हो रही है तो बढ़िया है, वैसे विजिबल होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा बाहर निकल रहा है मतलब sin x से,
तो जो येलो कलर का ग्राफ बना है किसका मिला, साइन टू दी पावर nx, जहां पे n की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है, राइट। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अगर साइन x की वैल्यू हाफ लेता हूं तो अगर मैं इसकी फ्रैक्शन पावर करूंगा हाफ टू दी पावर 1/2, तो ऑब्वियसली वैल्यू बेटा 1/2 से बड़ी है ना। और अगर मैं इसकी पावर 2 करता हूं तो ये मुझे मिल गया 1/4, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1/2 से छोटी है। तो इस तरीके से ग्राफ मैं बना रहा हूं, 1 पे ये मीट करेंगे और -1 पे मीट करेंगे, तो यहां पे मीट कर रहे हैं। अब जरा सोच के मुझे बता दो भाई क्या बोलोगे, पहले केस में मॉड हटाते हुए क्या होगा, जल्दी बोलो। तो जो पहला केस है, इस केस में फंक्शन क्या बन गया, fx इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा, ये वाला जो पहला वाला टर्म है, ये इस टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, बताना, कोई बताएगा कितनी वैल्यू आ जाएगी। दिस टर्म इज इक्वल टू प्लस या माइनस, 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 तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, दिस माइनस साइन टू दी पावर nx, कब, जिस केस में n 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और नीचे वाला जो टर्म है वो क्या बन जाएगा, वो भी सेम फॉर्मेट के साथ में, क्योंकि दोनों टर्म्स तो सेम ही है, और इसकी वैल्यू आएगी प्लस साइन एक्स माइनस साइन टू दी पावर nx, जब n का वैल्यू ग्रेटर देन बाई 1 आ जाए। तो देखो जरा, जब माइनस साइन के साथ लेंगे तो ऊपर से यहां से वैल्यू मिल जाएगी 1/3, और जब n ग्रेटर देन बाई 1 बोल दिया तो उस केस में क्या बोलोगे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3, राइट। समझ में आई बात। तो फंक्शन सिर्फ इतना बन गया बेटा, fx इक्वल टू 3 व्हेन n इज ग्रेटर देन बाई 1 एंड fx इक्वल टू 1/3 व्हेन n इज फ्रैक्शनल वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब जल्दी से सोच के मुझे बता दो, gx फंक्शन डेवलप करना है बेटा, हाँ जी बच्चों बोलो। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी। बी, वेरी गुड, यही काम करना है। अब पहले तो ये n के फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पे n 0 से 1 दिया हुआ तो इसमें बेटा उस कंडीशन को अप्लाई करो, यहाँ पे n ग्रेटर देन बाई 1 दिया है तो इस कंडीशन को अप्लाई करो। चलो जब मैं 0 से लेके n 1 देखता हूँ n का वैल्यू, तो उस केस में जो gx फंक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, बोल रहा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ fx, कितना हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ fx, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अब fx जो है 0 से 1 के बीच में 1/3, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ये कब आ रहा है, जब x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 0 से लेके π/2, ओपन यूनियन π/2 से लेके पाई, ठीक है। और ये वैल्यू 3 मिल रही है जब x इक्वल टू π/2 है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों तो 0 आ रहे हैं, बट फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। बट अगर मैं बोलता हूं n का वैल्यू 1 से बड़ा, तो उस केस में gx को देखना कितना मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ fx कितना आएगा, 3, तो यहां भी 3 और नीचे π/2 पे भी 3 है, तो डायरेक्टली बोल दो ना 3 मिलेगा हर जगह, है ना बेटा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π, राइट। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है सबको, बताना बेटा, ठीक है। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। वेरी गुड भाई, और लोगों को समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, है तो पूछो। नो सर। ठीक है, गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है ये तो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ डेरिवेटिव का, बेसिक डेरिवेटिव कर दो अप्लाई, बताओ क्या कहोगे। ये काम भाई सीबीएसई में भी करते हैं और ये मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सजेशन दूंगा डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करना, कुछ ट्रिक्स बताई थी इनको सॉल्व करने के, उनको अप्लाई कर सकते हो। क्या करना चाहोगे तुम लोग, मैं तो बेटा ये देखता कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n है और 1 माइनस वाई टू दी पावर 2n है, तो इसके लिए तो मैंने रख दिया x टू दी पावर n, दिस इज इक्वल टू साइन फाई, और इसके लिए रख दिया
या साइन थीटा ले लो पहले वाले को, दूसरे के लिख दिया y टू द पावर n इज इक्वल टू साइन फाई। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली जो वैल्यू मुझे मिल गई कॉस थीटा मिल गई पहले से, और दूसरे से क्या मिल गया, कॉस फाई मिल गया। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू a टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज होते हैं cos c प्लस cos d, उसे अप्लाई कर लो तो कितना मिल जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 into cos theta minus phi divided by 2, and this is equal to a times 2 cos theta plus phi divided by 2, and this into sin theta minus phi divided by 2। ये आ गया, and these two terms are eliminated। ठीक है, so मुझे जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, cot theta minus phi that divided by 2, and this is equal to a। so this implies cot, या बोल सकते हो बेटा ऐसे, थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। कितना सिंपल हो गया ना। और थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x टू द पावर n। फाई का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स y टू द पावर n, एंड दिस इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। क्या कर दूं, डेरिवेट कर देता हूं इन दोनों को। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा सबको कि ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी। पहले से तो मिल जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n, और ये कितना आ गया, x टू द पावर n, nx टू द पावर n माइनस 1, और दिस माइनस n y टू द पावर n माइनस 1, दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y टू द पावर 2n, दिस इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड राइट साइड तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया। सो यहां से जो मुझे वैल्यू मिल गई डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपॉन 1 प्लस वाई टू द 1 माइनस वाई टू द पावर 2n। दिस इज इक्वल टू, देखना क्या बचा राइट साइड ले जाने के बाद, x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1। दिस, हाँ ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, पहला। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट डेरिवेट मत करो, देख लो, विजिबल हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहिए अपने को। राइट बेटा, समझ में आ रही है बात, बताना हाँ या ना। यस सर। ठीक है, ओके गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया बेटा ये भी देखो बेसिक डेरिवेटिव का है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बस बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। बेसिक डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन मिल जाता है मेंस में, सोच लीजिए आप। बट वो क्वेश्चन कभी कभी दिखता है किस तरीके से करना है, कभी कभी पता ही नहीं चलता कैसे कर रहे हैं। पहले तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ना, कभी भी ऐसे डेरिवेटिव आए ना, इन्हें डायरेक्टली तो मत किया करो, है ना। डायरेक्टली करने में बहुत लंबे जाते हैं, क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा, और इसमें तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की बात कर रहा है, तो बहुत बड़े डेरिवेटिव की बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, इसको लिख लो ऐसे, सी ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें करना क्या होगा, मैं पूरा तो नहीं सॉल्व करवा रहा हूं बिकॉज सिर्फ डेरिवेटिव ही है। सी एक्स प्लस डी ले लो, दिस इंटू वाई, ठीक है, एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ऐसे नॉर्मल इक्वेशन बना ली, अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। इस इक्वेशन को 3 ही बार डिफरेंशिएट कर दो, अपने आप वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कोई डाउट, कोई परेशानी वाली बात बेटा यहां तक बताना, हो जाएगा अब। यस सर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आ गया, इफ, ये भी बहुत सिंपल, x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू 16, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। ये तो मतलब मजाक ही है ना, बहुत करवा चुके हैं तुम्हें ऐसे काम। y log x प्लस x log y, दोनों तरफ log ले लो, एंड दिस इज इक्वल टू log 16। 1 मिनट का काम होता है। डिफरेंशिएट कर दो तो ये तो हो गया y अपॉन x प्लस y डैश माइनस 1, वेरी गुड, प्लस x का डेरिवेटिव 1 तो log y, एंड दिस प्लस x अपॉन y इंटू वाई डैश, दिस इज इक्वल टू 0। बस अब तो कॉमन लेना है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म,
ठीक है, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देख लो बेटा, कॉमन लेके क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल गया x अपॉन वाई, दिस प्लस log x and this into y dash, this value is equal to minus of log y, this plus y upon x. ठीक है, LCM ले लेंगे, ठीक है, LCM ले लेंगे, या कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं बेटा, देख लो एक बार, सही तो किया है ना? ठीक है, तो y डैश, अब इसी के अंदर बेटा वैल्यू 2 पुट कर दो, इसी में रख दो 2,2, बस जब 2,2 रखोगे तो यहाँ से 1, यहाँ से मिल गया ln2, और ये कितना मिल जाएगा y प्राइम, यहाँ से मिल गया -1, सॉरी ln2 और +1 कैंसिल आउट हो गए, और y प्राइम का वैल्यू कितना मिल गया -1। किस पॉइंट पे चाहिए था? 2,2 पे, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है बट कर सकते हो। If the variable x and y are related by this equation, then find the value of dy upon dx. बहुत सिंपल, क्या करना चाहिए भाई? कुछ नहीं करना चाहिए, dx by dy निकाल लो। तुम्हें पता है राइट साइड में वेरिएबल दूसरा है, जब dx by dy निकाल लोगे तो कितना मिलेगा? अपर लिमिट y, लोअर लिमिट 0, वही लेबनिज रूल अप्लाई कर लिया, कितना मिल जाएगा? 1/√1 + 9y², और दूसरा तो 0 ही है। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, dy by dx, दिस इज इक्वल टू, दिस इज √1 + 9 टाइम्स y², ये वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा ये भी बहुत सिंपल, लेकिन सॉल्व करो और बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी बेटा, बताना। The differential coefficient of f of log with base ex with respect to x, where E. fx is equal to log with base ex. Yes, कौन सा ऑप्शन? C. C is correct option. Very good. डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो बेटा इक्वेशन जो भी दी हुई हो। आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दोगे, उसके बाद तो वैल्यू ही पुट करनी होती है बस, है ना? ठीक है, तो देखो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, f log of ex, ये अपने पास था। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? इसको मान लेते हैं सपोज y, जब डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? दिस इज f प्राइम log विद बेस ex, ln x लिख लेते हैं डायरेक्टली, कितना हो जाएगा डेरिवेटिव? इनटू 1/x, चेन रूल से। अब f डैश log 1/x इतना आ रहा है, जल्दी बताओ फिर क्या करें? fx इज इक्वल टू कितना? f डैश x इज इक्वल टू 1/x, बस पुट कर दो वैल्यू, कितना हो जाएगा? दिस इज 1/ln x इंटू 1/x। एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, तो x ln x इट्स पावर -1, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी है डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट? हाँ जी बेटा, वैसे ये वाला क्वेश्चन ना 3-4 जगह है, तुम लोगों ने आर्काइव भी ठीक ठाक से तरीके से नहीं किए, इसका मतलब, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही जेई का क्वेश्चन है। सर सी। सी, वेरी गुड, सी इज करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टली डेरिवेटिव बेटा यही आपको करना है, 1 + √x² + y², दिस इंटू 2x + 2y इंटू y प्राइम, एंड दिस इज इक्वल टू a टाइम्स e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन x, और tan इनवर्स y अपॉन x का वैल्यू कितना आ गया? 1/1 + y अपॉन x का होल स्क्वायर, एंड दिस इंटू
ये डेरिवेटिव लिख लो y अपॉन एक्स का, कितना आ जाएगा y माइनस सॉरी y डैश इंटू एक्स माइनस y दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस बेटा यही सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ, ठीक है, टोटल इक्वेशन बना लो आप किस फॉर्मेट में बन रही है, मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या बन रही है, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी y प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। बस अब निकाल लो डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू y प्राइम है ही अपने पास, दोनों का यूज कर लेंगे बेटा अपन। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है, दिस इज पहले तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई डैश दिस इंटू एक्स माइनस वाई एंड this minus x plus y this into 1 minus y dash and this divided by कितना आ गया, this is x minus y का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मेट बन गया। ठीक है, जरा गौर से देखो, ये एक्स वाई डैश और ये एक्स वाई डैश दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो जा रही हैं अपनी। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे जस्ट y की वैल्यू पुट करनी है, y एक्सप्रेशन 0 पे क्या वैल्यू देगा वो यहां से निकाल लो, तो y एट 0 क्या मिलना है। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, आपको मिल जाएगा y डबल डैश 0 इज इक्वल टू दिस, x का वैल्यू 0 और यहाँ y 0 निकाल लो बेटा, इससे कितना मिल रहा है 0 प्लस वाई स्क्वायर, यही तो बना रूट में, दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स e टू दी पावर 10 इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा जैसे आपने x 0 रखा, और 10 इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब कितना आ गया पाई बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल गई, बस तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा a टू दी पावर पाई बाई 2। ठीक है ना, बस इसे ही सिंप्लीफाई करना था। तो अगर y डबल डैश लिखता हूं सिंप्लीफाई करके तो मुझे वैल्यू मिलेगी दिस इज 2 इंटू एक्स वाई डैश दिस माइनस वाई दैट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दी y डबल डैश, ठीक है, पहला टर्म 0 तो यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू माइनस साइन के साथ में a टू दी पावर पाई बाई 2 एंड दैट डिवाइडेड बाई दिस इज माइनस प्लस हो जाएगा, 0 हो चुका है x बिकॉज, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर e टू दी पावर माइनस 2 पाई बाई 2 मतलब माइनस पाई। ऊपर जाके फिर से कौन सा ऑप्शन मिल गया, सेकंड इज करेक्ट, सॉरी थर्ड इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। जल्दी बेटा y axis, sorry, at the point of intersection with y axis, कुछ भी नहीं है। कौन सा करेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस बोलते ही दिमाग में क्या बात आ गई कि आपका x 0 हो गया, और x 0 हो गया तो y का वैल्यू 1 माइनस ई टू दी पावर 0 दैट इज 1, सो दिस वैल्यू इज आल्सो 0, तो अल्टीमेटली तो ओरिजिन ही मिल गया। अरे ए ऑप्शन करेक्ट, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बस इतना ही काम था बेटा, है ना, और इसका डेरिवेटिव अपन निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई 2 ई टू दी पावर x बाई 2, ये आ गया। किस पॉइंट पे देख रहे हो आप लोग, 0 0 पे, तो 0 0 पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ मिल गया, तो लाइन की इक्वेशन x सॉरी y minus 0 this is equal to slope minus half this into x, this implies that x plus 2y equal to 0। हो गया खत्म, इतना सही कैलकुलेशन था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 1। अब तो 2-3 बार करवा दिए बेटा ऐसे क्वेश्चन, जल्दी बताओ। हाँ जी बेटा, B हाँ सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, इससे 1.2 हाँ सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि अंदर x दे दिया और यहाँ पे भी x दे दिया, तुम्हें पता है डेफिनेट इंटीग्रल में तो वेरिएबल कोई भी हो फर्क कुछ नहीं पड़ता, तो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल है, बट उस वेरिएबल के ऊपर आपकी लिमिट डिपेंड कर रही है, तो आपको डेरिवेट करते हुए लेबनीज ही अप्लाई करना है। तो जैसे ही dy बाई डी एक्स लिखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1/1 प्लस एक्स क्यूब ही मिलनी है बेटा। किस पॉइंट पे निकालना था, एट x इक्वल टू 1,
So at x equal to 1, this value is equal to 1/2. खत्म. B ऑप्शन करेक्ट. बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन ये है, द एक्यूट एंगल्स बिटवीन द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस. यस बेटा. जल्दी. सबसे पहले तो बना लो ग्राफ दोनों के. सर बी. बी ऑप्शन करेक्ट. वेरी गुड बेटा. बी इज करेक्ट. बहुत जल्दी क्या करना है बेटा, ग्राफ बना लेना है दोनों फंक्शन का कि दो फंक्शंस कौन कौन से मिल रहे हैं अपने को. दिस इज एक्स वाई एक्सिस. पहला फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसके पास जो रूट्स मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, -1 पे और +1 पे. तो ये ग्राफ बनेगा बेटा. ठीक है. दूसरा फंक्शन जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3. इसके रूट्स कहाँ पे मिलेंगे, √3 और -√3 पे. ठीक है. तो √3 और -√3 पे आई मीन ये पिक्चर बन गई अपने पास. यहाँ पे -√3 और यहाँ पे √3. ठीक है. बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है. तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब मिलेगा, जब ये ग्रीन वाली कर्व ना पॉजिटिव रहेगी लेकिन जो पिंक वाली कर्व है वो नेगेटिव होगी. कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर -1, ये तो मैंने सेम रखा, चेंज कर देता हूँ कलर कहीं तुम ये ग्रीन और इसमें कंफ्यूज ना हो. एक्स स्क्वायर -1 एंड दिस इज इक्वल टू -3 एक्स स्क्वायर -3. राइट बेटा. पहला तो ये मिल गया. दूसरे वाली सिचुएशन में क्या बन गया, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी, ग्रीन वाली तो है पॉजिटिव, फिर ये वाली नेगेटिव, मतलब इसी से ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना है. तो ये आ गया 2x स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू +3 -1 दैट इज 2. सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +-1. तो यहाँ पे तो आ रहा है, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं किया बेटा, 4 आ रहा था ये. +-√2 अब सही है ना, देख लो एक बार. ठीक है. तो +-√2x की वैल्यूज. तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है √2 और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है -√2. बस हो गया काम. अब करना क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल क्या बनेगा, तो इन पॉइंट पे स्लोप निकाल लो फंक्शन के डेरिवेट करते हुए. ठीक है. तो जब हम इस ब्लू कर्व के लिए टेंजेंट निकालेंगे बेटा, m1 और m2 निकाल लो स्लोप. पहले तो देख लेते हैं √2 पॉइंट के ऊपर. आई थिंक ये √2 पॉइंट पे ही पूछ रहा है. तो √2 पॉइंट पे अगर देखते हैं तो क्या मिलेगा, सिमेट्री है, दोनों तरफ सेम ही एंगल मिलेगा दोनों कर्व के बीच में, ये वाला और ये वाला, है ना. तो m1 तो डेरिवेटिव करके निकाल लो ग्रीन वाली कर्व का. तो ग्रीन वाली कर्व में तो सिर्फ डायरेक्टली एक्स स्क्वायर -1 आ रहा है, तो उसका डेरिवेटिव 2x आ गया. ठीक है. और m2 के लिए देखते हैं, कौन सी, पिंक वाली कर्व के लिए. तो पिंक वाली कर्व में नेगेटिव भी है वैल्यू ना, तो ये कितना -x² + 3, तो डेरिवेटिव कितना आएगा, -2x. किस पॉइंट पे देखना है, √2 पे देखना है, तो ये 2√2 आ गया और यहाँ से कितना आ गया, -2√2 आ गया. बस मतलब इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन करते हुए चलना है. ठीक है. तो tan थीटा कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट मॉड ऑफ m1 - m2 दैट इज 4√2 ऊपर आ गया अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2. तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 2√2 इंटू 2√2, 4 इंटू 2 दैट इज 8. तो ये वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 4√2 डिवाइडेड बाई 7. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. आई बात सबको समझ में बेटा, बताना कोई डाउट्स यहाँ तक. हाँ जी बच्चों बोलो. ठीक है. हाँ भाई समझ में आ रही बात यहाँ तक. Yes, sir. बढ़ो आगे. गुड. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन ये, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट विद एब्सिसा x इक्वल टू -2 ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. में क्लास में करवा चुका हूं इसे. आई थिंक लास्ट क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन हुआ था.
तो ये एफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन। साइन स्कीम यूज करो बस 0 और 1 के लिए। आया किसी का आंसर? जल्दी बता दो। 1/5 आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 1/5। 1/5 आ रहा है, वो तो ऑप्शन में नहीं है। कुछ गलती कर रहे हो क्या? 0 से पहले पॉजिटिव रहेगा, है ना? तो जो आपको निकालना है वो निकालना है x इक्वल टू -2 पे। ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ रही है। ठीक है, 1/3। बस पता नहीं क्यों तुम लोग टाइम लगा रहे थे यार इस पे ज्यादा। तो एफ डेस एक्स देखे तो कितना मिल गया? दिस इज 2x माइनस 1। और किस पॉइंट पे देख रहे हैं हम लोग? एट -2। कितना हो जाएगा? -4 -1। देख लो बेटा, सही तो किया है ना? हाँ, दिस वैल्यू इज -5। यही आ रहा है ना? सही यही आ रहा है मेरा भी। 1/5 आना चाहिए। तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल तो यार 1/5 ही आएगा, गलत आ रहा है 1/3। ऑप्शन में है नहीं, कोई नहीं, समझ में तो आ रही है कैलकुलेशन, पता ही है सबको। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। सर ये जो अगर एफ पे मॉड नहीं लगा हुआ होता तो साइन स्कीम तो सेम ही आता है ना? हाँ बेटा, हाँ, साइन स्कीम सेम आती, तो अगर मॉड लगा हुआ है तो साइन स्कीम में कुछ चेंज नहीं होगा क्या? होगा। साइन स्कीम में मॉड लगने से साइन स्कीम में चेंज नहीं होगा, फंक्शन की वैल्यू पे चेंज होगा बेटा। तो एफ एक्स लिखता क्या लिखता? एफ एक्स लिखता क्या लिखता? ये लिखता कि भाई अगर x की वैल्यू 0 से 1 को बिलोंग नहीं करती तो उस केस में तो मुझे वैल्यू डायरेक्टली एफ एक्स ही मिलती इसकी, मतलब ये मिलता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और अगर x की वैल्यू 0 से 1 मिलती तो उस केस में वैल्यू क्या लिखता? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बस इतना ही डिफरेंस होता बेटा, और क्या। ठीक है सर, यस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। बताओ। Greatest and least value of the function. Yes बेटा, भाई जल्दी अरे। डेरिवेटिव करो। कौन सा? ए ऑप्शन? देखता हूँ बेटा मैं, ए है या नहीं है, रुको एक मिनट। हाँ हाँ, करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल सा काम है इसमें तो, है ना? फंक्शन भी बड़ा इजी सा दिया हुआ है, ए पॉजिटिव भी दिया हुआ है, और क्या चाहते हो तुम लोग? फिर तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। आया नहीं किसी और का ऑप्शन? देखो बेटा, एफ एक्स है इस फॉर्म में, तो एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा लेबनीज रूल से? दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। इंटरवल दिया हुआ है 2 से लेके 3 का। 2 से लेके 3 का मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये 0 से पाई के बीच में ही बिलोंग कर रही है भाई, मतलब ये इंटरवल इसका सबसेट है। और 0 से पाई के बीच में, पाई के बीच में कॉस नेगेटिव होता है। हाँ कोई बात नहीं, होता रहे नेगेटिव, क्या फर्क पड़ता है। 1 प्लस कॉस एक्स जो है मेरे पास, उसकी वैल्यू, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही। 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगी ना। और ये जो बेटा ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो एफ एक्स कैसा हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलनी है एफ एक्स की? 3 पे मिलनी है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम मिल गया। और मिनिमम कहाँ पे मिलना है? वो मिलना है किस पॉइंट के ऊपर? एट 2। बस अब तो बेटा जस्ट इंटीग्रेट करके रख दो वैल्यू, क्या क्या मिल रही है? ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 3 पॉइंट पे 0 से लेके 3 तक का इंटीग्रेशन, तो ये मिल गया ए
t क्यूब बाई 3 मतलब 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, एक तो ये मिल गया, प्लस 3 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन आ गया साइन एंड दिस इज 3। दूसरा यहां से क्या मिल गया, a 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस प्लस 2 दिस प्लस साइन 2। सबट्रैक्शन कर दो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट, राइट। बहुत सिंपल सा काम था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, यार ये लास्ट क्लास में हुआ है इस टाइप का, जल्दी बता दो, टाइम ही नहीं लगना चाहिए कुछ भी। हाँ जी बेटा बोलो। मैं तो सीधे सीधे इसका आंसर बिना सॉल्व किए सी बोल दूंगा, तुम्हें भी बोलना चाहिए क्योंकि x टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है भाई साहब। ये याद आ रही है बात? ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x लेता हूं, log लेता हूं दोनों तरफ, तुम्हें याद रहना चाहिए बेटा। ठीक है, ये वाला फंक्शन तो कई जगह यूज होता है, तो इसका डेरिवेटिव भी याद रहना चाहिए कि x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x होता है। इंटीग्रेशन में भी आता है तो मैनिपुलेशन, अभी तो जैसे यहाँ पे एक ही जगह एक ही टर्म थी, ये मल्टीप्लीकेशन में भी आ सकता है टर्म के, तो उस समय मैनिपुलेशन ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो y डैश इक्वल टू y इंटू लॉग x प्लस कितना आ गया 1, अल्टीमेटली कितना बन गया x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग के अंदर मॉड ही लिखते हो ना, तो इसीलिए मॉड लिखा हुआ, बस खत्म। कौन सा ऑप्शन सही, सी। बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी सोचो और बताओ। ये थोड़ा सा लेंदी है, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, सोचो और बताओ। x ग्रेटर देन बाई 1 गिवन किया हुआ है, वन से बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होती है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, बस उस तरीके से सोचो। पहली बात सब लोग समझना, fx का वैल्यू आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2n, मैंने x टू दी पावर n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 2n। यहाँ पे आपका x जो है ग्रेटर देन बाई इंफिनिटी 0 है। पहली बात तो यार यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, n टेंस टू इंफिनिटी होना चाहिए था, इतनी बात सब लोग समझ रहे हो। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है इसका। तो ऑब्वियसली लिमिटिंग वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 1 मिल गई। जैसे ये 1 मिला, इंटीग्रेशन का वैल्यू आई, fx 1 हो चुका है, x log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इंटू dx एंड दिस डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे मिल गई। बेटा मैंने क्या किया, लेट कर लिया x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ये आप कर सकते हो, एजम्पशन ले सकते हो, और इसे ही क्यों ले लो, लॉग भी परेशान कर रहा है तो इसको भी ले लो, लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इधर से मुझे x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, e टू दी पावर टी, राइट, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दे इसे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा देखो, व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस वी हैव 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ऊपर जस्ट x बच गया, ये 2 भी गया, एंड इज इक्वल टू e टू द पावर t दिस इनटू dx एंड दिस इज इक्वल टू सॉरी e टू द पावर t इनटू dt। ये फॉर्मेट बेटा मुझे मिल गई, राइट। आ रही बात सबको समझ में, मैं सही तो कर रहा हूं ना, कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक? सर लिमिट मेरी -1 आ रही है सॉल्व करके। नहीं यार, -1 कैसे आएगी, x बेटा 1 से बड़ा है तो तू x टू दी पावर माइनस n से डिवाइड थोड़ी करेगा, x टू दी पावर n से करेगा। इसकी वैल्यू 0 को टेंड करेगी और इसकी वैल्यू भी 0 को टेंड करेगी, क्योंकि 1 से बड़े नंबर की पावर माइनस इन्फिनिटी करोगे तो कितना होगा, 0, तो कितना है 1 अपॉन 1। आई बात समझ में, बताओ।
हाँ जी बेटा, बोलना। ठीक है सर, मैंने मतलब ऐसे किया था लॉपिटल लगा के, हाँ हाँ, तो फिर उसमें जब डिफरेंशिएट किया तो ऊपर तो आ गया 2n अपॉन x टू द पावर माइनस 2n प्लस 1। बेटा लॉपिटल लगाने की तो गलती करनी नहीं है ऐसे केसेस पे, क्योंकि लिमिट ना सिर्फ n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, वो x पे भी कर रही है, ये बात ध्यान दो। अच्छा हाँ ठीक है, तो वही ठीक है। ठीक है, तो ऐसे मत करो। अच्छा यार, मैं इसे डिफरेंशिएट करके तो मुझे फिर फंस रहा है मामला। एक काम करता हूँ बेटा, मुझे यहाँ मल्टीप्लाई में सिर्फ दिया हुआ है कितना, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव करो, कितना मिला, दिस इज 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाई x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर सॉरी, एंड दिस इज इक्वल टू डी टी, दिस इंटू डी एक्स। आई बात समझ में? से करो सिंप्लीफाई, कितना मिला, यहां से सिर्फ बच जाएगा कितना, डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी टी। जब मैं यहाँ वैल्यू प्लेस करूंगा इसकी, तो x की वैल्यू तो आ रही है कितनी मेरे पास, कुछ मिल रहा है नहीं, ओके x फिर फंसेगा, x की वैल्यू निकाले यहाँ से, इधर से निकालने की कोशिश करना बेटा, क्या मिलती है x की वैल्यू, कि x तो मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू लिखते हैं x माइनस ई टू दी पावर t एंड दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायर करूंगा तो भी फिर x फंसेगा को। करें, देखते क्या होता है। ठीक है, ये आ गया e टू दी पावर 2t दिस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x e टू दी पावर t एंड इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, बस बन गई बात, e टू दी पावर 2t और माइनस 2x e टू दी पावर, या बेटा ऐसे लिख लो -1, दिस इज इक्वल टू 2x इंटू ई टू दी पावर t, डिवाइड कर दो बेटा 2 e टू दी पावर t से, तो ये एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ई टू दी पावर t माइनस ई टू दी पावर माइनस t एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 2। ये चीज आ गई, x की वैल्यू इतनी आ रही है, बस पुट कर देते हैं, क्या हो गया, e टू दी पावर t माइनस ई टू दी पावर माइनस t एंड दैट डिवाइडेड बाय 2, और log ऑफ दिस, इसकी वैल्यू थी t और रिमेनिंग कितना आ गया dt। अब तो कितना आसान हो गया ना इंटीग्रेशन, 1/2, पहला आ रहा है t e टू दी पावर t दिस इंटू डी टी, और दूसरा कितना आ गया माइनस इंटीग्रल t e टू दी पावर माइनस t दिस इंटू डी टी। राइट बेटा, समझ में आई बात, एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब आप आंसर तो निकाल ही सकते हो इसका, फिर t की वैल्यू अपन क्या रख लेंगे, log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, यहां तक बात समझ में आई, बताना, बोलना बेटा, क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक है, sir. हाँ, अब आप सॉल्व करोगे, देखो मैं आंसर पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, नन ऑफ दी अबव इज करेक्ट, इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा। अब कैलकुलेट तो कर सकते हो, बस टी की वैल्यू प्लेस करनी है, और इसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं, प्रोडक्ट रूल ऑफ सॉरी क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन ये रहा, if integral fx into sin x into cos x into dx, this is equal to that value, then what will be the value of fx? Yes beta, बताइए। आई थिंक टाइम ज्यादा लगा रहे हो यार। सर ए। ए ऑप्शन, वेरी गुड बेटा, इतना ही, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, जब तुम्हें इंटीग्रेशन दिया हुआ है एफएक्स निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो इसे, सोचो मत इतना कि मतलब क्या फंक्शन लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, टाइम लेगा बेटा, वो जरूरत ही नहीं तुम्हें उसकी,
तुम सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो इसे। डिफरेंशिएट किया तो कितना मिला, एफ एक्स मिला, यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स मिल गया, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव है ना, वो तो है ही एंटी डेरिवेटिव, 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बेटा यहां से टर्म क्या मिल रही है, लॉग ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ एक्स, सी का डेरिवेटिव 0। बस अब तो सारी टर्म्स को ऐसे लिख लो, एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया, एंड राइट में कितना आ गया, दिस इज साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन 2x एंड दिस इनटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मेट बन चुका है मेरे पास। आ रही बात सबको समझ में? ठीक है, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, फिर दोबारा इंटीग्रेट कर दिया। दोबारा इंटीग्रेट करने से फायदा क्या हो गया, यहां से मिल गया कितना, 1/f(x) लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना मिल गया, दिस इज माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, cos 2x डिवाइडेड बाई 2, मतलब माइनस साइन के साथ में, ओहो वो तो बैलेंस ही हो जाना था, चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं दिस डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हो बेटा, यही चीज आ रही है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? अरे मैंने लेफ्ट साइड में तो डेरिवेटिव किया ही नहीं, एक मिनट रुको यार, सही है, लेफ्ट साइड में भी यही फॉर्म बन रही है शायद। ठीक है बेटा, इतना ही तो आया, और माइनस क्लब कर लो, ये आ गया 1/2, ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इंटू कॉस 2x, ये फॉर्म मिल गया। अब कैसे करें इसे क्लब, इधर से तो बात बनी नहीं, एक काम करो फिर, साइन 2x क्लब मत करो, ऐसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेफ्ट साइड तो ठीक है निकल गया, राइट साइड में बेटा एक काम ऐसे कर लो, अब दिख रही है चीज क्या, कि जैसे ये था ना 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तुम तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ में, साइन एक्स कॉस एक्स के साथ में, दोनों को अलग अलग सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आया 2 टाइम्स, समझना मेरी बात को, b स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स दिस इंटू डी एक्स हो गया, माइनस 2 टाइम्स b स्क्वायर कॉस एक्स साइन एक्स दिस इंटू डी एक्स, मैंने सॉरी ए स्क्वायर दिस, क्यों किया ऐसा कि एक हाँ बार ठीक तो है। मैं क्या करूंगा बेटा, साइन एक्स को लूंगा t, है ना, और एक बार तो क्या ये तो करूंगा फॉर्म cos दिख x रही है को कि हाँ एक फंक्शन का स्क्वायर है और दूसरा डेरिवेटिव है उसका, मतलब जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स की फॉर्म बन रही है वो वाली इंटीग्रेटिव बिल्कुल बेटा बिल्कुल, तो मैं एक को t मान लेता हूँ, रिमेनिंग जो बच रहा है वो तो आ गया dt, और dt t dt मतलब t स्क्वायर बन जाएगा, है ना, t स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, तो सीधे सीधे फॉर्म बन गई। वैसे यहाँ पे जब मैंने इसको cos x को t माना, तो sin x इंटू डी एक्स जो है ना अपने पास, ये दोनों टर्म क्या बना देंगे, dt बना देंगे, राइट, तो t स्क्वायर बाई 2 यहां से भी आ जाएगा, तो आ गया अल्टीमेटली कितना, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x एंड दिस प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर x। सो ये वैल्यू तो मुझे मिल गई fx की, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई, राइट? अरे भाई बोलो, यहां तक क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, x टू दी पावर 4, बहुत सिंपल, ये भी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी। कौन सा ऑप्शन? ज्यादा टाइम ले रहे हो यार, ऐसे इंटीग्रल में सबसे पहले x टू दी पावर 4 तो बाहर निकाल लो कॉमन, इसलिए तो दिया हुआ है बाहर पावर 1/4, x आ गया बाहर आते ही, तो ये कितना हो गया, ओके 1। वेरी गुड बेटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, शाबाश, इतना ही टाइम लगना चाहिए। dx दिस डिवाइडेड बाई
x टू द पावर 5 तो ये हो गया 4। अब जो हमारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब, अच्छा इसकी पावर 1/4 भी है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब था, इसको t मान लो यार। कितना आसान सा क्वेश्चन था ना, बस बन गई फॉर्म। क्या आ गया, माइनस का सॉरी dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 3 टाइम्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू, हाँ एक काम करो इसको t टू द पावर 4 मान लो जिससे और आसान हो जाए। तो कितना हो जाएगा 4t क्यूब दिस इनटू dt, राइट। इतना रखने के बाद क्या वैल्यू मिल गई, तो dx अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 4/3t क्यूब। तो ये 4/3 तो बाहर आ गया, एक t टू द पावर 4 टू द पावर 1/4 t बन गया, और dx की जो dx अपॉन एक्स टू द पावर 4 की जो वैल्यू मेरे पास बच गई वो कितनी बच गई, t क्यूब इंटू dt, क्योंकि 4/3 तो मैं बाहर ले चुका हूँ। तो ये इंटीग्रेशन में आ गया, राइट। क्या वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 4/3 t to the power 4 that is t to the power 5 by 5 this plus integral constant c, और ये हमने माना था, तो कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। आई बात समझ में? हाँ जी बेटा बोलना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ऐसे अप्रोच लेनी होगी, जल्दी सॉल्व करना है यार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर देखते ही आना चाहिए। ये रहा, you may use the property of periodicity। पीरियोडिक फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इतना टाइम नहीं, अब तक हो जाना चाहिए। हाँ जी बेटा, कौन सा ऑप्शन, सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बोला। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भाई साहब 0 से लेके 1 ही वैल्यू रखता है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसके सिग्नम की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो आएगी, नहीं आएगी बताओ। हाँ जी Yes, बेटा sir. बताओ, 1 ही तो आएगी, फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा। तो तुम्हें पता है सिग्नम की वैल्यू होती क्या है, अगर अंदर x जो है सिग्नम ऑफ x में x अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और अगर नेगेटिव है तो कितनी आएगी, -1 आएगी। तो भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है, 1 ही आना है। अब थोड़ा सोच लो लेकिन कि क्या वैल्यू लिखेंगे। बस हो तो गया, -1 से लेके 15 ये वैल्यू 1 इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 15 माइनस -1, आंसर मिल गया 16, खत्म। क्या परेशानी है, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट। नहीं समझे, कोई परेशानी वाली बात इसमें बोलना बेटा। No, sir. ठीक है, चलो भाई आज के लिए काफी इतना, इसके बाद करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। Thank you, ओके sir. ओके Okay, sir. वेलकम। Thank Thank you, you. sir. थैंक यू।